Assalamu alaikum everyone. This is your presenter Faisal Menhas. Welcome to my channel English Nexus. जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अक्सर आपके लिए जो है वो ग्रामर के मौजू पे डिफरेंट वीडियोस लेकर आता हूँ, जिसमें पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको ग्रामर के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स दे सकूँ। जहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस हैं, मुश्किलात होती हैं, मैं हर तरह की वीडियोस आपके सामने लेके आ रहा हूँ। लेकिन मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एक बहुत तवील जो एक्सपीरियंस है आइल्स टीचिंग में, और ये एक नो डाउट कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसकी डिमांड दिन ब दिन इसलिए बढ़ती जा रही है कि माइग्रेशन का ट्रेंड बहुत बढ़ता जा रहा है। लोग बहुत जो है वो बाहर जा रहे हैं और आइल्स जो है वो बहुत सारे तमाम स्टूडेंट्स को तकरीबन करना पड़ता है। उसमें एक मॉड्यूल होता है राइटिंग मॉड्यूल, ख़ास तौर पर राइटिंग टास्क 2। वैसे नॉर्मली ये समझा जाता है कि रीडिंग मॉड्यूल इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग टास्क, लेकिन मैं समझता हूँ कि राइटिंग जो है राइटिंग टास्क 2 वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग टास्क है। इसकी रीज़न ये है, देखिए कि अब रीडिंग में ये है कि आपको पता है कि उस मॉड्यूल में 40 क्वेश्चंस होते हैं, और 40 क्वेश्चंस में डिफरेंट आप डिपेंड करता है कि आपके 30 क्वेश्चंस ठीक हैं तो आपके 7 बैंड हैं, 30 + 7 + बैंड बन जाते हैं। तो वो उसमें बहरहाल MCQs हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो उसमें एक काफ़ी मार्जिन होता है स्टूडेंट्स के लिए मार्क्स लेने का। और ज़ाहिर है कि समटाइम दे आर लकी, समटाइम उनके गेस काम कर जाते हैं और समटाइम नहीं भी करते। लेकिन 2 मॉड्यूल ऐसे हैं जिसमें सिर्फ आपकी एफिशिएंसी या परफॉर्मेंस पे जो है ना उस पे बैंड आपको मिलते हैं, जैसे स्पीकिंग है और राइटिंग है। अगर हम बात करते हैं कि राइटिंग मॉड्यूल इसलिए चैलेंजिंग है कि इसमें देखिए हर आदमी डिफरेंट थॉट रखता है और डिफरेंट एंगल से सोचता है। और अगर हम एक ही टास्क अगर 100 स्टूडेंट्स को दें तो 100 जो है डेफिनेटली इसको डिफरेंट लिखेंगे, तो एक तो नहीं वो लिखेंगे। और ये भी मुमकिन है कि सबके बैंड जो हैं वो 7+ हों, लेकिन उनकी जो पैसेज जो वो लिखेंगे वो एक दूसरे से डिफरेंट होगा, बिकॉज थाट्स आर डिफरेंट। हर इंसान डिफरेंट एंगल से सोचता है। इसका प्रॉपर जो एक स्टैंडर्ड जो है वो माइंड में नहीं होता कि भाई कि कैसे लिखना है उसको या क्या लिखना है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि इसका कोई एक स्टैंडर्ड जो है वो किसी के माइंड में सच नहीं होता। लेकिन आइल्स देखें, आइल्स एक इंटरनेशनल टेस्ट है, ये कोई नेशनल या लोकल लेवल का टेस्ट नहीं है। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इनके कुछ SOPs हैं जो फॉलो करने पड़ेंगे आपको। अब मैं राइटिंग टास्क 2 की कुछ टिप्स ऐसी लेके आ रहा हूँ जो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टिप्स काफ़ी हद तक आपकी मदद करेंगी। कि अक्सर मैंने देखा है अपने लॉन्ग टीचिंग आइल्स करियर में कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बगैर समझे जो है वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं राइटिंग टास्क 2 का, और वो समझते हैं कि बहुत अच्छे बैंड आ जाएंगे क्योंकि बड़ी अच्छी उन्होंने ग्रामर यूज़ की है, स्पोकन में जो है बड़ी अच्छी जो है वो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर दिया है, लेकिन फिर भी उनके बैंड्स नहीं आते। इसलिए कि कुछ वो बेसिक स्टैंडर्ड जो कि आइल्स जो है टिप्स हैं जो आइल्स टास्क 2 में गिवन हैं वो उसको फॉलो नहीं करते। देखिए सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप देखें कि आपको जो टॉपिक आया है उसकी नोयत क्या है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेस होते हैं। सबसे पहले यू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली, इंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड टास्क रिक्वायरमेंट्स। कि ज़रूरी ये है कि आप पहले ये देखें कि क्वेश्चन समझें, उसको गौर से समझें, फिर देखें कि ये जो ऐसे आपके सामने है इसकी नोयत क्या है। ये ओपिनियन है, डिस्कशन टाइप है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है। इसको पहले बहुत ज़रूरी है समझना कि वो आप ये देख लें कि टाइप ऑफ ऐसे क्या है। लेकिन लेट्स सपोज कि आपको जो है उसकी टाइप तो समझ में आ जाती है, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है कि सबसे पहले प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है कि आप तकरीबन 5 to 7 मिनट्स तो इतना दें कि आप उसको गौर करें इस टॉपिक को, और माइंड में एक ऑर्गेनाइज़ करें अपनी थाट्स को, क्योंकि इन्फॉर्मेशन तो आपके माइंड में है लेकिन क्या वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में है, ये दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। क्योंकि जो आप सोच रहे हैं उस पे आपको बैंड्स नहीं मिलेंगे, जो आप सोच रहे हैं और जिस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज़ करके एक पेज पे उतारेंगे या उसको टाइप करेंगे तब उसमें आपको बैंड्स मिलेंगे। यानी कि उसके लिए ज़रूरी है कि आपको क्लियर थीसिस एक स्टेटमेंट लिखनी है, एक आर्गूमेंट आपका जो है उस पोजीशन में आपको क्लियर होना चाहिए कि ये मेरा मेन आर्गूमेंट, एंड देन यू हैव टू यूज़ अ लॉजिकल एसे स्ट्रक्चर। मतलब ये है कि आपने सबसे इंट्रोडक्शन देना है, उसमें आपको क्लियर होना चाहिए, फिर बॉडी पैराग्राफ है, फिर कंक्लूजन है। नॉर्मली 3 to 4 पैराग्राफ जो हैं वो राइटिंग टास्क में होते हैं, इससे ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होते। ये बात अपने ध्यान में रखनी है। और फिर इसमें लैंग्वेज जो है देखें, फॉर्मल एकेडमिक लैंग्वेज होनी चाहिए। आप कंट्रैक्शन को अवॉइड करेंगे, स्लैंग यूज़ नहीं कर सकते। इनफॉर्मल एक्सप्रेशन बोलने में तो इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन राइटिंग में बिल्कुल अब यूज़ नहीं करेंगे। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि आपको स्लैंग, कंट्रैक्शन और इनफॉर्मल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करना। दूसरी बात अपने जो ध्यान में रखनी है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है देखें, उसमें आप सिंपल सेंटेंस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जो एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है वो है कोहेसिव डिवाइसेस, यानी कि आपने ट्रांजिशनल फ्रेजेस का इस्तेमाल करके कंजंक्शन को, एक क्लॉज को, एक आइडिया को दूसरे से लिंक करना है। ये बहुत हाईली रिकमेंडेड हैं ट्रांजिशनल फ्रेजेस। मैं अभी आपको बताता हूँ कि ट्रांजिशनल फ्रेजेस क्या होती हैं।
फिर नंबर 4 सपोर्ट आर्गूमेंट्स, यानी कि आपको जो भी आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको आपने रेलिवेंट एग्जांपल से उसको प्रूव ज़रूर करना है। अगर आप कोई भी स्टेटमेंट देते हैं लेकिन उसको आप एग्जांपल से प्रूव नहीं करते तो ये भी आपको फिर अच्छे बैंड्स नहीं देगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि आप वट एवर पॉइंट यू हैव इन योर माइंड इट मस्ट बी सपोर्टेड विद आर्गूमेंट्स, एग्जाम्पल्स। टाइम मैनेजमेंट का अपने ख्याल इसलिए रखना है कि देखें 40 मिनट्स होते हैं रनिंग टास्क होके, आपने वाइजली इसको एलोकेट करना है। 40 मिनट्स होते हैं और उसमें 5 to 10 मिनट ज़रूर रखें कि आप उसको रिव्यू कर सकें उसके बाद में, यानी कि हाफ एन आवर में अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं 35 मिनट्स में, तो एडिट करने के लिए, रिव्यू करने के लिए आखिरी 5 मिनट ज़रूर रखने। नंबर 2, इसमें मैनेज योर वर्ड काउंट, यानी कि आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि जो वर्ड्स जो हैं वो 250 से कम ना हो। एटलीस्ट 250 का मतलब ये होता है कि नॉट लेस दैन 250, इससे अबव हो सकते हैं, वो ख़ास लिमिट तो नहीं है लेकिन 300 वर्ड्स तक आप लिख सकते हैं। और फिर जो है इसमें बहुत ज़रूरी है कि कोहेरेंस एंड कोहेजन, ये 2 टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि आपको यू हैव टू इंश्योर योर ऐसे कि वो लॉजिकली कनेक्टेड आइडियाज़ होने चाहिए उसमें। और रिव्यू ग्रामर, वोकैबलरी, और फिर डेफिनेटली आपने उसमें वोकैबलरी अच्छी जो है वोकैबलरी का इस्तेमाल करना है। डिफ़िकल्ट की ज़रूरत नहीं है, आपको सूटेबल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है उसमें। पंक्चुएशन का भी खास ख्याल रखना है क्योंकि पंक्चुएशन के सही इस्तेमाल ना करने से मीनिंग बदल जाते हैं, तो इसमें आपने जो है ना यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल। फिर करेक्ट एरर्स एंड इम्प्रूव कॉलर, फिर उसमें आप जब उसको रिव्यू करेंगे तो उसमें आपने ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को ठीक करते जाना है। और मेक फाइनल एडजस्टमेंट्स, लाइक इंश्योर कि आपने सारे पार्ट्स को जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सबको आपने एड्रेस किया है, क्योंकि बात ये भी होता है कि एक टॉपिक में 3 या 2 क्वेश्चन होते हैं, स्टूडेंट जो हैं बड़े अच्छे तरीके से 1 या 2 को आंसर करते हैं और तीसरे को ऐसे ही छोड़ देते हैं और वो बैंड्स लूज़ कर जाते हैं। तो बी वेरी केयरफुल कि कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सबको एड्रेस करना है आपने। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एग्ज़ाम्पल देकर कि किस तरीके से, फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आपको ऐसे आता है एक जिसमें आप पूछा जाता है कि आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। अब इसमें स्टूडेंट को बिल्कुल कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये इसको कैसे आर्ग्यू करें। देखिए सबसे पहले तो आप देखें कि आप अपना आर्गूमेंट दें और उसको उस अपने ओपिनियन में आपको क्लियर होना चाहिए गिवन टॉपिक पे, ठीक है। और फिर आप उसको अपने आर्गूमेंट को जो है उसको सपोर्ट करेंगे। एग्जाम्पल से आपको बात समझाता हूँ। लेट्स सपोज कि एक एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन ये आता है आपको कि सम पीपल बिलीव दैट यूनिवर्सिटी एजुकेशन शुड बी फ्री while others argue that students should pay for their own education. Discuss both views and give your own opinion. अब फ़र्ज़ करें कि एक ऐसा टॉपिक आपको आता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि यूनिवर्सिटी की एजुकेशन फ्री होनी चाहिए और कुछ कहते हैं नहीं जी स्टूडेंट्स को खुद पे करना चाहिए। ये दोनों व्यूज़ हैं और आपने तो पहले ये है कि क्लियरली स्टेट योर ओपिनियन। आपका जो इसमें ओपिनियन है वो इंट्रोडक्शन में आपने क्लियरली जो है बगैर किसी हेजिटेशन के आपने जो उसको बयान करना है, उसको लिखना है। फिर उसको डेफिनेटली सपोर्ट भी करना है। सिर्फ बात कह देना काफ़ी नहीं है कि आपके पास दलाइल स्ट्रॉन्ग हो, आर्गूमेंट्स हो कि आप अपनी जो भी आपका ओपिनियन है उसको सपोर्ट करना है आपने। और ये नहीं कि अपोजिंग जो व्यू है जो उसके अगेंस्ट है उसको भी आपने एड्रेस करना है और फिर उसको लॉजिकली रिफ्यूट करना है, यानी कि उसको फिर रद्द करना है अपने आर्गूमेंट की फेवर में। ये बात ध्यान में रखें कि अगर कोई ऐसे आता है ओपिनियन का तो आप इंट्रोडक्शन में अपना ओपिनियन देंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट करने के बाद अपोजिंग पॉइंट ऑफ व्यू को भी बात करेंगे, फिर उसको रिफ्यूट करेंगे और फिर अपने जो है पॉइंट ऑफ व्यू को या अपने ओपिनियन को आप प्रूव करेंगे। तो ये बात अपने ज़हन में रखनी है। अगर फ़र्ज़ करें कि ऐसे की नोयत ऐसे है कि क्वेश्चन की कि वो प्रॉब्लम सॉल्यूशंस ऐसे है, तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम का पता होना चाहिए आपको, उसको बताएं कि व्हाट इज़ एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है और फिर उसकी सॉल्यूशंस भी आपने प्रपोज करनी है। इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ। एग्जांपल, द इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ आउटवेट चिल्ड्रन इज़ अ मेजर कंसर्न। जैसे आपको पता है कि बच्चों में जो है वज़न का बढ़ना जो है एक मेजर कंसर्न है एंड दैट्स अ प्रॉब्लम। व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ दिस प्रॉब्लम, इसकी वजूहात क्या हैं एंड हाउ इट कैन बी सॉल्व्ड, और इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। देखिए सबसे पहले तो आपने क्लियरली प्रॉब्लम को जो है एड्रेस करना है कि प्रॉब्लम क्या है और फिर आपने देखना है कि इसकी जो है प्रैक्टिकल सलूशन आपके ज़हन में ज़रूर हों जो कॉजेज़ के बाद कि आपके पास होने चाहिए जो आपने इसमें देने हैं। देखिए अगर आपने सिर्फ प्रॉब्लम बताई, कॉजेज़ बताए, तो सलूशन भी इसमें ज़रूर बताना है। एवेल्युएट द पोटेंशियल, फिर आपने ये भी देखना है कि जो सलूशन आपने दिए हैं उसकी इफेक्टिवनेस को आपने जो कैसे प्रूव करना है, यानी कि उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं उसको डील कैसे करना है। तो आपको क्लियर होना चाहिए प्रॉब्लम, कॉजेज़ और सलूशन पे। अगर आपने एक भी मिस कर दिया तो बैंड्स आपके पे नहीं आएंगे। नंबर 3, डिस्कशन ऐसे अगर फ़र्ज़ करें कोई ऐसे है जिसमें अपनी डिस्कशन एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों के बारे में पूछ रहे हैं, तो उसमें देखें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि दोनों आप एडवांटेजेस भी एक्सप्लेन करेंगे, डिसएडवांटेजेस दोनों एक्सप्लेन करेंगे। और अगर आपने किसी एक को भी मिस कर दिया तो उसको बैंड्स आपको मुतासिर होंगे। तो सबसे पहले आपने दोनों को ज़हन में रखना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों को एक्सप्लेन करना है और फिर अपनी बात जो है वो कहनी है। लेट्स सपोज कि हम कहते हैं कि सम पीपल बिलीव दैट द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल टूरिज्म आउटवे इट्स ड्रॉबैक्स। अब कुछ लोगों का मानना यह है कि
टूरिज़्म के जो फ़ायदे हैं वो उसके डिसएडवांटेज से ज़्यादा हो जाते हैं। डिस्कस दी एडवांटेजेस, फिर आपने उसके एडवांटेज भी बताने हैं, एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द इंटरनेशनल टूरिज़्म, फिर उसके एडवांटेजेस भी बताने हैं, दोनों बताने हैं। फिर आपने एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी है, इसमें दोनों को एक्सप्लेन करना है। फिर आपने ट्रेडिशनल फ्रेजेस को इस्तेमाल करके अपने आइडियाज़ को कनेक्ट भी करना है, और फिर जो है ना मेन पॉइंट को आपने समराइज़ करना है कंक्लूजन में। दोनों को एक्सप्लेन करके फिर आपने उसको समराइज़ करना है अपना ओपिनियन देते हुए। इसमें आप ख़ास तौर पे जो है ना जिस चीज़ के साथ आप जा रहे हैं डेफिनेटली उसकी फेवर में अपने एडवांटेज ज़्यादा देने होंगे आपको, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे पॉइंट को बिल्कुल आप नेगेट करते हैं। अब एक तरह का ऐसे ये होता है कि जिसमें कॉज एंड इफेक्ट ऐसे होते हैं, जैसे वो आपसे पूछते हैं भाई कि एनालाइज द कॉजेज एंड इफेक्ट्स, कि एक चीज़ की जो कॉज है और उसके इफेक्ट दोनों एनालिसिस आपने एनालाइज करने होते हैं। इस तरह कैसे होता है, जैसे देखें द राइज इन पॉपुलैरिटी ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग हैज़ हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द रिटेल इंडस्ट्री। व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ दिस ट्रेंड। अब इस ट्रेंड जो ऑनलाइन जो है, अब ये कह लें कि शॉपिंग जो बढ़ती जा रही है, अब इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है रिटेल इंडस्ट्री में। अगर फ़र्ज़ करें आपसे ये पूछा जाता है और वो आपसे वजूहात पूछते हैं, व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ दिस ट्रेंड एंड व्हाट आर इट्स इफेक्ट्स ऑन बिजनेस एंड इंडिविजुअल्स, कि बिजनेस पे और इंडिविजुअल पे इसके क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि आपने आइडेंटिफाई द अंडरलाइन कॉजेज़, कि इसकी क्या कॉजेज़ हैं वो आपने ध्यान में रखनी है। फिर आपने इसके इफेक्ट्स बताने हैं कि भाई कि डिफरेंट स्टेक होल्डर पे इसके क्या इफेक्ट्स हो रहे हैं। फिर आपने लॉजिकल कनेक्टर लिंक करते हुए उसको अपने आइडियाज़ को देना है। तो आपने ध्यान में रखना है कि आप यू हैव टू बी वेरी लॉजिकल। फिर फ़र्ज़ करें कि एक ऐसे भी एसेस होते हैं जिसमें कंपैरेटिव एसेस होते हैं, जिसमें आपने दो चीज़ों को कंपेयर करना होता है और सिमिलरिटीज़ को भी देखना होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि सम पीपल प्रेफर टू लिव इन सिटीज़ वाइल अदर्स प्रेफर टू लिव इन रूरल एरियाज़। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन द सिटीज़ एंड रूरल एरियाज़। अब देखें कुछ लोग प्रेफर करते हैं जी कि हम वो देहात में रहना पसंद करते हैं, कुछ लोग शहरों में रहना पसंद करते हैं। अब इसको इस तरह के ऐसे में आप याद रखें कि आपने दो सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस दोनों के कॉन्सेप्ट देने हैं, और फिर जो है इसमें आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू देना है। ट्रेडिशनल फ्रेजेस का इस्तेमाल अपने ज़रूर देना है अपने आइडियाज़ को कनेक्ट करने के लिए, और फिर समराइज़ द मेन पॉइंट्स इन कंक्लूजन। तो आप ये बात ध्यान में रखें कि सबसे पहले जो है अपने क्वेश्चन को ठीक तरीके से पढ़ना है कि किस टाइप का ऐसे है। फिर अपने ऐसे को प्लान करना है कि भाई कि आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग शुरू में आपने इससे ब्रेनस्टॉर्म करना है, आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज़ करना है। नंबर 3, आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए अपने राइटिंग स्टाइल में कि आपने जो है कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल हो और अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। अपने आर्गूमेंट्स को सपोर्ट ज़रूर करना है, उसके बगैर आपके बैंड जो है ना वो नहीं आएंगे। फिर उसको प्रूफ रीडिंग के लिए, एडिट करने के लिए अपने टाइम रखना है। By following these tips and practicing with sample essays, you will become more confident and proficient in tackling various essay types in writing task 2. तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी कि राइटिंग टास्क 2 को कैसे टैकल करना है, डिफरेंट टाइप्स ऐसे को जो है वो किस तरीके से लेकर चलना है और किन बातों का ख़ास ख्याल रखना है। क्योंकि अगर आप इन बातों का ख्याल नहीं रखेंगे तो बावजूद अच्छी ग्रामर इस्तेमाल करने के, अच्छे वर्ड्स यूज़ करने के आपको बैंड्स नहीं मिलेंगे। दिस इज़ इंटरनेशनल टेस्ट। तो ये बात अपने ध्यान में रखनी है। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछें, ताकि मैं मज़ीद इससे रिलेटेड आपके लिए जो है ना वीडियोस लाऊंगा आइट्स रिलेटेड। और इफ़ यू कैन लाइक माई वीडियो कैन लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।